हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है रसगुल्ला आर्मी के जवानों? उम्मीद कर रहा हूं पूरी की पूरी रसगुल्ला आर्मी खुश होगी, सुरक्षित होगी और मेरे ही आने का इंतजार कर रही होगी। तो जय हो रसगुल्ला आर्मी। जल्दी से सारे सारे रसगुल्ले, सारी सारी रसगुल्लियां, पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छों, जल्दी से जुड़ जाओ इस बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर में। जी हां, बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर में जल्दी से जुड़ जाइए सारे के सारे लोग। आ जाओ भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात पूरे भारत की रसगुल्ला आर्मी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाओ, जुड़ चुके हैं यहाँ पर भारत की रसगुल्ला आर्मी। भैया चैटिंग को देखना थोड़ा सा। हिमांशु, वन्ना, प्रीति, शिल्पू और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जुड़ चुके हैं। काजल, अनीश, खुशी, दीपक, निशांत, कार्तिक, अभिषेक, सुमित, ताबड़तोड़ भारत की जनता ताबड़तोड़ जुड़ रही है भैया। जल्दी से जुड़ जाइए। और एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार स्क्रीन पे लिख दीजिएगा क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। यस, जल्दी से स्क्रीन पे लिख दीजिएगा मेरे दोस्त, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। फिर हम आपकी जिंदगी में दोबारा से फ्रॉग की टर टर करवाते हैं। हाँ जी, फ्रॉग की टर टर करवाते हैं। तो जिंदगी में टर टर फिर होने वाली है। जल्दी से बता दीजिए क्लियर है? चलो भाई। तो भाई आज के लेक्चर में हम आगे की कहानी बात करने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम फ्रॉग का पाचन तंत्र आप लोगों से डिस्कस कर चुके थे। हम आप लोगों से बता चुके थे पूरी की पूरी कहानी पाचन तंत्र के बारे में। हमने बताया था कि इनमें द्विपालित जीव होती है जिसके द्वारा ये शिकार को पकड़ते हैं। वो भोजन पहुंचता है आमाशय में, आमाशय की भित्ति से HCl तथा जठरीय रस स्रावित होता है और वो उस भोजन का आंशिक पाचन करते हैं और उस आंशिक पचित अर्धपचित भोजन को बोला जाता है कायम। फिर वो कायम जाता है, वो जाता है आंत्र के ग्रहणी भाग में, ड्यूडेनम भाग में, और उस ड्यूडेनम भाग में आके मिलते हैं, वो मिलते हैं पित्तरस, अग्नाशय रस। हमने बोला था कि पित्त का स्रावण करता है, वो करता है लीवर, और ये पित्त वसा के पाचन में सहायता करता है, और पित्ताशय जो है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, वो पित्त का संग्रहण करने का काम करता है। हमने बोला था अग्नाशय एक पाचन ग्रंथि है, उस अग्नाशय से निकलता है अग्नाशय रस जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के एंजाइम है। तो लीवर से पित्तरस को, अग्नाशय से अग्नाशय रस को, दोनों को ले जाके ड्यूडेनम में डालने वाली नलिका को बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त वाहिनी या सामान्य पित्त नलिका, वो बोलते हैं उसको। अब हमने बोला था कि ये जो आंत्र वाला भाग है, इस आंत्र वाले भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जितना अवशोषण होता है वो भी अवशोषण कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इस आंत्र वाले भाग में इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं विलाई तथा माइक्रोविलाई जो भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं। फिर अपचित जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ था वो आंत्र से निकल के चला जाता है मलाशय में और उसे ही बोलते हैं मल। तो मलाशय का काम है मल का संग्रहण करना, और ये मलाशय जाके खुलता है अवस्कर में, और अवस्कर शरीर से बाहर खुलता है अवस्कर छिद्र के द्वारा। इतनी सी बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। कहानी क्लियर? अब हम बात करते हैं कि भैया फ्रॉग जो था, मेंढक जो था, उसमें श्वसन कैसे होता है, उसमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, उसमें उत्सर्जन कैसे होता है, ये कुछ बातें हम करते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए हाउ इज द जॉस। अगर जॉस जबरदस्त है, जिंदाबाद है, तो मैं आज का ये बवंडर भोकाल लेक्चर शुरू करता हूं। जल्दी से बता दीजिए हाउ इज द जॉस। चलिए भाई, जबरदस्त जोश है। चलिए तो जल्दी से आप सभी मोह माया को त्याग दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए, अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, एकदम फैल के पसर के बैठ जाइए, क्योंकि रसगुल्ला आर्मी के कमांडर की क्लास है। समझ गया क्या लाडले? कोई तो रोक लो, अब नहीं रुकेंगे। आ जाओ जी, आ जाओ। हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। हम आप लोगों से बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मेरे बच्चे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बात करने वाले हैं आपसे श्वसन तंत्र के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत खूबसूरत सी बात, ध्यान से देखिएगा। बताइए, अगर कोई कहे कि मेंढक के श्वसन के बारे में बताइए, तो हमें पता है कि मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, वो जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। बोला बिल्कुल। तो हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस फ्रॉग के बारे में, और ये फ्रॉग एक ऐसा जंतु है जो जल में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, और ये मेरे पास ऐसा जंतु है जो स्थल पर भी रह सकता है, स्थल पर भी रह सकता है, ये जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है, दोनों ही जगह रह सकता है। कौन? हमने बोला मेंढक। अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से कहानी को सुनिएगा। बोला जब मेंढक जल में होता है तो क्या करता है? बेटा मेंढक पानी में होता है तो ये श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेता है, और वो जल से में घुली हुई ऑक्सीजन इसके शरीर में किसके द्वारा जाएगी? स्किन के द्वारा। तो मैंने कहा कि ये जल में त्वचा द्वारा श्वसन करता है, त्वचा द्वारा श्वसन। तो जब ये जल में रहता है तो ये किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। बेटा नीट 2025 का ये सवाल है, त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। इसे बोलते हैं क्यूटेनियस, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो जब भी बोले कि बताओ मेंढक अगर जल में होगा तो श्वसन किसके द्वारा करेगा, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी साल की नीट का सवाल है, एनसीईआरटी माता की क्लियर लाइन है। जब जल में होगा तो ये किसके द्वारा श्वसन करेगा? ये त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। कैसे? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा विनिमय करता है। तो हमने बोला जल में घुली हुई ऑक्सीजन O2 का विसरण के द्वारा विनिमय करता है, विनिमय करता है, विसरण के द्वारा विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है। तो याद रखना, सीधा सटीक सवाल, यही सवाल सीधा नीट 2025 में पूछा गया है। इसी साल की नीट 2025 का सवाल है, पूछ रहा है कि मेंढक जल में श्वसन। बड़े ध्यान से देखना, मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा तभी सवाल आएगा। तो याद रखना त्वचा के द्वारा करता है। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरु जी आप एक बात बताओ, जब ये मेंढक जल से बाहर निकल के मान लीजिए स्थल पर आ जाएगा, जब ये मेंढक जल से बाहर निकल के स्थल पे आ जाता है तो ये स्थल पे किसके द्वारा श्वसन करता है? बेटा जब हम बात करके चलेंगे कि मेंढक स्थल पे आ गया तो स्थल पे आने के बाद इसके पास श्वसन अंग 3 है। पहला, स्थल पे भी ये त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकता है, ये स्थल पर भी ये त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकता है। जहां पे भी त्वचा के द्वारा श्वसन होगा उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, स्थल पर भी त्वचा के द्वारा श्वसन कर सकता है, उसके अलावा स्थल पर ये लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। तो हमने बोला फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, ये किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन करता है, और इस फेफड़ों के द्वारा श्वसन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरे बच्चे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये स्थल पर होता है तो मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन करता है, मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन करता है, मुख गुहा के द्वारा भी श्वसन करता है। इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी द्वारा, इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी द्वारा। अब पूछेगा
सर स्थल पर था तो ये तीन चीजों से श्वसन कर रहा था। वो तीन चीजें कौन सी थी भैया? हमने बोला त्वचा के द्वारा भी कर रहा था, फेफड़ों के द्वारा भी कर रहा था और मुख गुहा के द्वारा भी कर रहा था। मतलब जब स्थल पर था तो इसके शरीर की कुल ऑक्सीजन की लगभग 55% भाग, 55% श्वसन, ये 55% श्वसन, 55% ऑक्सीजन की डिमांड कौन पूरी कर रहा था? फेफड़े कर रहे थे। लगभग 36%, 36% ऑक्सीजन की डिमांड कौन पूरी कर रही थी? स्किन पूरी कर रही थी। और लगभग 9% ऑक्सीजन की डिमांड कौन पूरी कर रही थी? बक्कल कैविटी पूरी कर रही थी। तो ध्यान रखना, स्थल पर श्वसन में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? फेफड़ों का। किसका होता है? फेफड़ों का। बोला गुरुजी ठीक है। सर एक बात और बताओ। बोला क्या? सर स्थल पर जब त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन कर रहा है, जल में भी त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन कर रहा है, तो हम ये बात कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो रे दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो रे यकीन वालों कि चाहे मेंढक जल में रहे चाहे स्थल में रहे, त्वचा के द्वारा तो हर हाल में श्वसन करेगा। अब सवाल था गुरुजी आपने बोला था जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती है तो तेज गर्मी से टेम्परेचर से बचने के लिए कहां चले जाते हैं? बिल में चले जाते हैं। जब बहुत जोर की सर्दी पड़ती है तो उससे बचने के लिए भी कहां चले जाते हैं? बिल में चले जाते हैं। मतलब शीत निद्रा हो, ग्रीष्म निद्रा हो, उस टाइम पे जब बिल में चले गए तब श्वसन किससे करेंगे? तो लाडले सुन ले, अरे लाडले सुन ले, मैं इस बात का भी जवाब आपको दे देता हूं कि भाई साहब आपका सवाल था गुरुजी ग्रीष्म निद्रा तथा शीत निद्रा के समय श्वसन की ग्रीष्म निद्रा और शीत निद्रा के समय श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ध्यान से सुन, कान खोल के सुन रहे मेरे लाडले गुल्लू कि ये करता है त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात। इतनी सी बात को नोट कर लो और इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकल गया। कान खोल के सुन ले, कंक्लूजन निकल गया। चाहे पानी में रहे, चाहे स्थल पर रहे, चाहे ग्रीष्म निद्रा हो, चाहे शीत निद्रा हो, त्वचा के द्वारा तो श्वसन पक्का करेगा। यस, इतनी सी बात जल्दी से नोट कर लो। इतनी सी बात जल्दी से नोट कर लो। चलो भैया अब सवाल था गुरुजी अब बताओ अगर हमें मेंढक के फेफड़ों के बारे में थोड़ी सी बात करनी हो, ये फेफड़े, तो इन फेफड़ों के बारे में हम क्या जानते हैं? बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना, बहुत प्यारा कांसेप्ट आगे लेके चल रहे हैं। वो पूछेगा कि फेफड़ों के बारे में बताओ कि लंग्स के जो मेंढक के जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनके बारे में बताओ। तो बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, जब भी मेंढक के हम फेफड़ों को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर मेंढक में फेफड़े कितने होते हैं? तो याद रखना मेंढक में फेफड़े कितने होते हैं? 2, दैट इज एक जोड़ी। तो जब भी बात करके चले कि मेंढक में कितने फेफड़े होते हैं तो हमने बोला मेंढक में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कान खोल के सुनो, वो पूछेगा ये फेफड़े की संरचना देखने में कैसे दिखाई देते हैं? हमने बोला ये फेफड़ों को देखोगे तो ये देखने में दिखाई देंगे लंबे तथा अंडाकार, अंडे जैसे। तो कैसे होते हैं? हमने बोला लंबे तथा अंडाकार। तो जब भी बोले फेफड़े कैसे होते हैं हमने बोला ये होते लंबे तथा अंडाकार। पूछेगा सर ठीक है गुरुजी अगर कोई कहे कि मेंढक के फेफड़ों का रंग बताओ, बेटा जब भी मेंढक के फेफड़े का रंग पूछे तो मेंढक के फेफड़े का रंग होता है गुलाबी, पिंक। मेंढक के फेफड़े का रंग कैसा होता है? मेंढक के फेफड़े का रंग जो होता है वो होता है गुलाबी। अब सवाल था गुरुजी शरीर के दो भाग थे, शरीर के कितने भाग थे? 2 भाग थे। एक भाग को बोला था धड़ और दूसरा था सींग। अब बताओ ना कि फेफड़े कहां स्थित होते हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, मेंढक के फेफड़े भी धड़ में स्थित होते हैं। किसमें होते हैं? धड़ में, और धड़ में भी आगे वाले भाग में। तो मैंने बोला जब भी पूछे स्थिति कि कहां स्थित होते हैं, जब भी पूछे फेफड़ों की स्थिति कि कहां स्थित होते हैं, तो हमने बोला कि ये धड़ के या उदर के अग्रभाग में स्थित होते हैं। धड़ के अग्रभाग में स्थित होते हैं। धड़ का टंक का जो अग्रभाग है उसे बोलते हैं वक्ष। तो हमने बोला फेफड़े धड़ के अग्रभाग जिसको बोलते हैं वक्ष में स्थित होते हैं। तो जब भी बोले कि ये कहां स्थित होते हैं, ये धड़ के अग्रभाग में, दैट इज जिसको अपन बोलते हैं वक्ष, उस वक्ष भाग में स्थित होते हैं। क्या ये एक जोड़ी फेफड़े जो होते हैं ये धड़ के अग्रभाग में स्थित होते हैं, मतलब वक्ष वाला जो भाग होता है उस वक्ष वाले भाग में स्थित होते हैं, वक्ष वाले भाग में स्थित होते हैं। बोला सर एक बात बताओ, क्या आपने बोला कि मेंढक फेफड़ों से श्वसन करता है? हमने कहा फेफड़ों से श्वसन करेगा तो वायु का मार्ग क्या होगा? तो बड़े ध्यान से देखना कि अगर ये फेफड़ों से श्वसन करेगा तो वायु का मार्ग क्या होगा? वायु के जाने का, वायु फेफड़ों में कैसे पहुंचती है उसका रास्ता तो बताओ हमें कि किस रास्ते से होकर गुजरेगी, है ना? तभी तो बताएंगे कि वो गलियां, वो रास्ता कौन सा था जहां से होकर वायु फेफड़े तक पहुंचती है। वो गाना सुना होगा ना कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां आ जाना। तो वो गलियां, वो रास्ता कौन सा था जहां से होकर वायु फेफड़े में प्रवेश करती है? तो बड़े बात से देखना, हमने बोला ये बाहरी वायु है, ये मेरे पास है बाहरी वातावरण या वायु, ये मेरे पास है बाहरी वातावरण या मैं कह दूं बाहरी वायु। बोला सर ठीक है ये बाहरी वातावरण या बाहरी वायु है। हमने बोला जब बाहर से वायु जाती है तो कहां पहले कहां जाती है? नाक के इन छिद्रों में। तो हमने बोला बाहर से वायु जो थी वो सबसे पहले प्रवेश करके जाएगी, वो जाएगी बाह्य नासा छिद्र। सबसे पहले वो वायु कहां पहुंचेगी? बाह्य नासा छिद्र, जो कि अपने पास एक जोड़ी थे, जो कि मेंढक में कितने थे? एक जोड़ी थे। बोला ठीक है फिर बाह्य नासा छिद्र से ये वायु जो थी आगे बढ़ती है, ये आगे बढ़ के जाती है इसके मुख गुहा में। कहां गई? उसके बाद वायु पहुंची, वो पहुंची कहां पे मेरे बच्चे? वो वायु पहुंची मेरे पास मुख गुहा में। कहां पहुंची? मुख गुहा में। फिर मुख गुहा से होती हुई ये वायु पहुंची कहां पे? हमने बोला ये पहुंची फेफड़ों में। देन उसके बाद कहां पहुंची? फेफड़ों में पहुंची। तो जब भी बोले कि अगर फेफड़े में वायु जानी है तो वो कैसे जाएगी? तो हमने बोला बाहरी वातावरण की वायु पहले बाह्य नासा मार्ग में जाएगी, नासा मार्ग से फिर भाई साहब मुख गुहा में जाएगी और मुख गुहा के बाद वो पहुंचेगी फेफड़ों में, लंग्स में, फेफड़ों में, लंग्स में पहुंचेगी। यस, इतनी सी कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए, इतनी सी कहानी एकदम क्लियर होनी चाहिए। जल्दी से इतनी सी जो बात है उसको नोट कर लो। यस, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लो। यस, इतनी सी बात को नोट कर लो मेरे बच्चे। यस, नोट किया? अगर इतनी बात नोट हुई तो हमने फ्रॉग का श्वसन तंत्र एकदम कर दिया खलास। हम एनसीईआरटी माता की चंद लाइंस जो थी वो चंद लाइंस पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम बात आपसे कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन हिंदी में बोल के चलते हैं बच्चे परिसंचरण तंत्र। इसको हिंदी में बोल के चलते हैं बच्चे परिसंचरण तंत्र।
बच्चे मेंढक का परिसंचरण तंत्र जो होता है, उस परिसंचरण तंत्र का काम था पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अब हमें पता है कि पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए हमें चाहिए परिसंचारी द्रव्य, और वो दो प्रकार के हो सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र हो सकता है और दूसरा हो सकता है लसीका परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पे याद रखना कि कोर्डेटा के सदस्यों में रक्त जो होता है वो रक्त वाहिनियों के बंद जाल में बहता है, तो याद रखना इनका भी परिसंचरण तंत्र जो होता है वो अपने पास होता है बेटा बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। मतलब यहाँ पे रक्त जो था वो खुला नहीं पड़ा रहता, वो रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। बोला सर ठीक है। अब पूछेगा सर इसके परिसंचरण तंत्र के कितने भाग है? बेटा ये परिसंचरण तंत्र जो था, इस परिसंचरण तंत्र के अपने पास कुल मिला के दो भाग है। परिसंचरण तंत्र के अपने पास कुल मिला के दो भाग है। परिसंचरण तंत्र का पहला भाग है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, पहला भाग है वो मेरे पास है रक्त परिसंचरण तंत्र, पहला भाग है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको अपन बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा मेरे पास है लसीका तंत्र जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको अपन बोलते हैं बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। ये दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो शरीर में पदार्थों का परिवहन करते हैं, पदार्थों का परिवहन करते हैं। बहुत ध्यान से देखना। अब याद करें कि ये दो प्रकार के तंत्र तो है, लेकिन इन दो प्रकार के तंत्रों में जो मेन तंत्र है वो मेन तंत्र है रक्त परिसंचरण तंत्र, क्योंकि शरीर में परिसंचरण करने वाला मेन द्रव्य चाहे हमारे शरीर का हो चाहे मेंढक का हो वो क्या होता है? रक्त। अब सवाल ये था कि सर ये रक्त परिसंचरण तंत्र किस चीज से बना होता है? हमने बोला कि इसमें बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस रक्त परिसंचरण तंत्र को बनाती है, तो बनता है। तो सवाल था कि ये रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये बनता है, ये कौन कौन सी चीजों से बनता है? बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। सवाल था सर वो तीन चीजें कौन सी है? रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले तो होता है हार्ट, दैट इज ए दिल है मुश्किल हृदय, सबसे पहले तो होता है हार्ट हृदय। दूसरा यहां पे अपने पास होता है रक्त, दैट इज ब्लड, दूसरा अपने पास होता है रक्त दैट इज ब्लड, और तीसरा होता है रक्त वाहिनियां जिन्हें बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तीसरा अपने पास है रक्त वाहिनी जिसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे ब्लड वेसल्स। तीसरा अपने पास है रक्त वाहिनी जिसको अपन बोलते हैं वो अपन बोलते हैं रक्त वाहिनी जिसको अपन बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा बच्चे, इन तीनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है। हम एक एक करके बात करते हैं। जब भी कोई कहे कि भैया मेंढक के दिल के बारे में बताओ, तो भाई याद रखो हाले दिल सुना दे हम मेंढक का, तो याद रखो मेंढक कोर्डेटा का सदस्य है, और कोर्डेटा में दिल जो होता है वो शरीर में आगे की तरफ होता है, दैट इज अधर सतह पर होता है। कौन सी सतह पर होता है? अधर सतह पर। और नॉन कोर्डेटा के जो सदस्य है उनमें दिल पीछे की तरफ होता है, और पीछे वाली सतह को अपन बोलते हैं पृष्ठ सतह। क्या बोलते हैं? पृष्ठ सतह। मतलब सीधी सी बात थी कि नॉन कोर्डेटा का सदस्य अगर कोई अपनी प्रेमिका को जाके प्रपोज करेगा तो दिल पीछे से निकल कैसे और कहेगा वुड बी माय चमक चलो, ऐसे। हाँ क्या मतलब जैसे तलवार निकाल रहा हो ऐसे दिल निकालेगा। लेकिन कोर्डेटा का जीव अपनी प्रेमिका को प्रपोज करेगा तो कैसे करेगा? ये दिल यहां से निकाला आगे से और ये ले वुड बी माय चमक चलो, है कि नहीं है? तो मेरा कहने का मोटा सा मतलब जो था वो मतलब ये था कि मेंढक कोर्डेटा का सदस्य है तो इसका दिल भी कौन सी सतह पे? अधर सतह पे पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अधरीय हृदय, वेंट्रल हार्ट, और उसमें हृदय पेशियां पाई जाती है, इसलिए मैंने बोला पेशियां। तुमने बोला इसके हृदय के बारे में क्या था? हमने बोला अधर, अधर तथा पेशियां, अधर तथा पेशियां हृदय। तो इसका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? अधर तथा पेशी होता है। तो बोला गुरुजी ठीक है सर, आपने तो हमारी दुख की रग पे हाथ रख दिया, अपने सारे के सारे रसगुल्ले में तांडव मचा दिया। गुरुजी खतरनाक बात बताई, आज तक तो हमें पता ही नहीं थी ये बात, है ना? चलो कोई बात नहीं, तुम जियो तुम्हारी जिंदगी, तुम जियो तुम्हारी जिंदगी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, हम सब संभाल लेंगे, है ना? हाल दिल सब सुना देंगे। देखो अब आगे अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम देखो, अभी तो बढ़िया टॉपिक आना शुरू हुआ है। ये तो मेंढक नहीं समा बन रहा है, अब आगे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। देखना तुम हर कॉन्सेप्ट खुद बोल उठेगा। ध्यान से देखो अगली बात है, पूछेगा हृदय में कितने कक्ष? भाई हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 ऊपर वाले आलिंद और 2 नीचे वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं निलय। बेचारा मेंढक, इसके हृदय में कितने कक्ष है? 3 कक्ष में क्या है? 2 ऊपर वाले तो आलिंद और 1 क्या होता है? निलय। तो हृदय कैसा होता है? 3 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय, हृदय में 3 कक्ष है। अब पूछेगा सर दिल इतनी नाजुक सी चीज है, क्या उसको सुरक्षा प्रदान करने वाली कोई कवरिंग है? हमने कहा हृदय के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो मैंने कहा कि हृदय सुरक्षात्मक आवरण जिसका नाम है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। तो मैंने बोला पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नामक सुरक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। तो जब भी पूछे कि बताओ हृदय के चारों तरफ कौन सा सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, तो उसका नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम नाम का सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हमारा जो दिल है उसके चारों तरफ भी पेरिकार्डियम पाया जाता है, और मेंढक में क्या पाया जाता है? पेरिकार्डियम। ये मेंढक के दिल की कहानी हमने थोड़ी सी बताई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पूछेगा गुरुजी यहाँ पे बात की गई ब्लड के बारे में, हमने कहा बिल्कुल यहाँ पे ब्लड के बारे में बात करी गई है, और जब भी कोई ब्लड के बारे में बात करके चले तो इस ब्लड के 2 भाग है। कितने भाग है? हमने बोला ये ब्लड जो है इस ब्लड के 2 भाग है। ब्लड का पहला भाग है उसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड का पहला जो भाग है उस पहले भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और ब्लड का दूसरा भाग है उन्हें बोलते हैं ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। दूसरा मेरे पास है ब्लड सेल्स, दूसरा मेरे पास है ब्लड सेल्स। भैया इन 2 चीजों से मिलकर बना है ब्लड। अब सवाल था गुरुजी ब्लड का 2 भाग है, एक भाग है प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। बताओ ब्लड में ब्लड सेल्स कौन कौन सी? अरे भैया जो ब्लड सेल्स हमारे खून में होती है वैसी ही ब्लड सेल मेंढक में होती है। हमारे खून में कौन सी रे गुल्लू? अरे लाडले बता रे हमारे ब्लड में कौन सी? आप कहोगे गुरुजी आरबीसी। हमारे ब्लड में होती है मेरे बच्चे आरबीसी, हमारे ब्लड में होती है मेरे बच्चे डब्ल्यूबीसी, हमारे ब्लड में होती है मेरे बच्चे प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड में होती है प्लेटलेट्स। तो हमने बोला कि जब ब्लड के बारे में बात करके चले तो हमारे ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, यहाँ पे भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है। लेकिन किंतु परंतु जंतु बड़े ध्यान से देखना रे, ओ लड़ले बड़े ध्यान से देखना रे, हमारी आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता? जल्दी बोलो। बोला होता है जी होता है। अगर हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है तो यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन
यहां पर भी हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन होता है बेटा उपस्थित, यहां पर भी हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। बताओ क्या हमारी आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है? जल्दी बोलो, क्या एक वयस्क व्यक्ति की आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है? जल्दी बोलो, यस जल्दी बोलो, हमारे वयस्क व्यक्ति की आरबीसी में केंद्रक होता है? भाई मैं इसको सेव भी कर लेता हूं साथ के साथ, है ना, आज थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सब कुछ उड़ जाए बाद में, हाँ गंद फैल जाए। नहीं, हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, एकदम सही जवाब, हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन ये मेंढक इसके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ध्यान रखना, आरबीसी जो थी उसमें केंद्रक जो होता है वो केंद्रक भी क्या होता है? उपस्थित। केंद्रक भी क्या होता है? उपस्थित। हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन मेंढक की आरबीसी में केंद्रक होता है। इतनी सी बात हमने इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में कर ली। यस, बाकी हार्ट कैसे काम करता है, जैसे हमारा काम करता है, ये प्लाज्मा और ब्लड सेल की क्या कहानी है जो हमारे शरीर में है, रक्त वाहिनियों की क्या कहानी है जो हमारे शरीर में है, मतलब ये सारी बात जब हम मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तो डिटेल में दोबारा आएगी। मेंढक में एनसीईआरटी माता ने सारी डिटेल इतनी ही दे रखी है। चलो मैं आगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरे पास आया वो आया लसिका तंत्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि सर अगर हमसे कोई कहे कि ये लसिका तंत्र किससे बनता है, तो हम यही बात करते हैं कि बनता है कि ये किससे बनता है, लसिका तंत्र में कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। बेटा जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र 3 चीजों से मिलकर बनता है, इसी तरह इस लसिका तंत्र में भी 3 चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें पाई जाती है? 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें? बड़े ध्यान से सुनना। इसमें सबसे पहली चीज पाई जाती है लिम्फ, जिसको अपन बोलते हैं लसिका। इसमें सबसे पहली चीज पाई जाती है लिम्फ, जिसको हम बोलते हैं लसिका। दूसरी चीज यहां पे पाई जाती है वो पाई जाती है लिम्फ चैनल्स। लिम्फ चैनल, दूसरी चीज यहां पाई जाती है वो पाई जाती है लिम्फ चैनल्स। और तीसरी चीज मेरे बच्चे यहां पे पाई जाती है वो पाई जाती है लिम्फ नोड्स। तीसरी चीज पाई जाती है उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तीसरी चीज जो पाई जाती है उन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड्स। इनको हिंदी में बोलते हैं लसिका गांठें। इन लिम्फ नोड्स को हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे लसिका गांठें। लसिका गांठें। अब हमारी ये पूरी की पूरी कहानी डिटेल में आगे आएगी, बस हमें एक बात याद रखनी है, और वो बात क्या याद रखनी है कि कोई सवाल पूछ ले, कोई यमला पगला दीवाना अगर सवाल पूछ ले कि भाई ये लसिका और ये जो ब्लड है इन दोनों में कोई अंतर होता है कि सेम सेम चीज होती है, तो कान खोल के सुन लो कि ये लसिका जो है ये रक्त से भिन्न है। ये रक्त से भिन्न है, रक्त से भिन्न होता है। तो जब भी कोई कहे कि बताओ आप कि ये मेरे पास लसिका है, इसमें और रक्त में कोई समानता है कि समान है कि अलग अलग है, तो याद रखना ये रक्त से भिन्न रक्त है। बोला भैया एक हाथ में लिया खून, एक हाथ में लिया लिम्फ का सैंपल, अब दोनों को तुलना करेंगे तो कौन सा बड़ा बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा जिसके आधार पर हम लिम्फ और रक्त को पहचान सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर दोनों को पहचानना पड़ेगा तो सबसे पहली बात ये जो मेरे पास रक्त से भिन्न है, क्या लिम्फ, तो क्या भिन्नता है? रक्त में आरबीसी होती है, लिम्फ में आरबीसी जो है वो आरबीसी क्या होती है? अनुपस्थित। अरे जब आरबीसी अनुपस्थित तो हीमोग्लोबिन भी अनुपस्थित, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये रक्त जो होता है इस रक्त में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन यहां पर कुछ प्रोटीन जो है वो क्या होती है? अनुपस्थित। हमने बोला कुछ प्रोटीन जो है वो प्रोटीन भी क्या होती है मेरे बच्चे? अनुपस्थित। कुछ प्रोटीन भी क्या होती है? अनुपस्थित। तो ध्यान रखना ये बहुत बड़ा सा डिफरेंस हमें मेंढक के रक्त और लसिका में देखने को मिला। यस, रक्त और लसिका में देखने को मिला। अब मेरे को बता दो क्या इतनी सी कहानी एकदम क्लियर है? जल्दी से मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, यस जल्दी से मुझे बता दो क्या इतनी सी कहानी क्लियर है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मोटी मोटी बातें हमने खत्म कर दी, अब हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यस बेटा जब मैं लसिका वहां पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन का, तब बताऊंगा कि बड़े साइज की प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो लिम्फ में नहीं पाई जाती, जिनमें अपन बात करके चले फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन जो है, ये जो प्रोटीन पर ये जो प्रोटीन थी ये लसिका में नहीं पाई जाती है, जिनमें बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन का जिक्र किया गया है। बेटा लिम्फ चैनल का मतलब लसिका वाहिनी। हाँ जी, लिम्फ चैनल जो था वो लसिका की छोटी छोटी नलिकाएं होती है, लसिका की नलिकाएं होती है, उनको बोलते हैं लिम्फ चैनल। मेरे गुल्लू यस, मेरे गुल्लू यस, मेरे गुल्लू यस। अच्छा स्लाइड मैप नहीं दिखाई दे रही आज भैया? यार इसके साथ स्लाइड मैप चालू नहीं करिए, क्या पता कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्क्रीन पे। भैया स्लाइड्स आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ कोई बालक लिख रहा है कि सर स्लाइड मैप चालू कीजिए प्लीज। नहीं बेटा आ रही है? बेटा हमारे पास आ रही है, मेरी साइड से सब चालू है, कोई टेंशन लेने की। उसके बाद नहीं जा रही है? हाँ पहले चालू है। अच्छा अभी रुकी है? यस ठीक है, अभी एक बार दोबारा करो तो भैया, ये बीच में रुक गई, लंग्स के बाद नहीं गई, लंग्स के बाद नहीं गई, इसको दोबारा से करवा देते भाई दोबारा से। हाँ ऐसी काम की बातें बताते रहा करो। ओ लाडले कहाँ खो गया रे, तेरा ध्यान किधर है रे? इसका ही सर इधर है मेरे गुल्लू, गुल्लू झंडू गोचू, इधर देख रहे मेरे लाडले, देख रहे रसगुल्ले। यस इतनी कहानी क्लियर है। एक बार स्लाइड में जो थी वो शायद बंद हो गई अभी, है ना, तो एक बार चेक दोबारा से भैया उसको रिस्टार्ट कर देते, आ गई होगी कोई एरर। यस भैया एक बार देखना। तो इतनी सी बात नोट कर लो, फिर इससे आगे की कहानी है वो एक बार दोबारा से चालू करो, इसको स्टॉप करके। इससे आगे की कहानी है वो फिर मैं आपको बताता हूं। तो जल्दी से सारे लोग भाई जुड़ जाओ और मुझे बता दो हाउ इज द जोश। और पढ़ाई जबरदस्त करनी है, कोई हेर फेर पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए। ये मान लो कि आपने ये 2025 का जो साल था ये आपने नीट के लिए ही दे दिया, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए दे दिया, अपने सपने पूरे करने के लिए दे दिया। और अगर आप ऐसा कर गए ना भाई तो सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी। किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि जब कोई बच्चा कुछ बेहतर करता है तो सबसे ज्यादा खुशी या तो उसके माता पिता को होती है उसकी सक्सेस की, या फिर उसके टीचर्स को होती है। आपके आसपास के लोग जो है वो खुश नहीं होंगे, वो बार बार आपसे कहेंगे अच्छा कर, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनसे भी बेहतर करो, उनसे भी अच्छा करो, है ना। तो दुनिया में दो ही ऐसे लोग हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे निकले, हमसे भी अच्छा करें, और वो दो लोग कौन हैं? वो दो लोग हैं माता पिता एंड आपके टीचर्स, जो ये चाहते हैं कि ये बच्चे हमसे भी आगे निकले, बहुत नाम कमाए। तभी किसी ने बहुत अच्छी सी लाइन कही है, किसी ने बहुत अच्छी सी लाइन कही है कि लोग कहते हैं जिनके हाथों में लकीरें अधूरी होती है। अरे लोग कहते हैं जिनके हाथों में लकीरें अधूरी होती है उनकी तकदीर नहीं होती, और हम कहते हैं कि हाथों में हो माता पिता का हाथ। अरे हाथों में हो
माता पिता का हाथ और गुरुजनों का हो साथ, तो तकदीर बनाने के लिए लकीरों की जरूरत नहीं होती, लकीरों की जरूरत नहीं होती। तो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई करो, मेहनत करो, एक सुखद परिणाम आपको पक्का मिलेगा। और अपनी स्लाइड मैप जो थी वो भी लग के रेडी हो गई है, मैं इसकी कहानी आगे सुनाता हूं। बस आप ऐसे ही बड़े प्यारे से बच्चे की तरह पढ़ते रहिए, शानदार, मुझे भी माहौल मिलता रहेगा और मैं खुल के ताबड़तोड़ पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा और हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब बात थी कि सर मोटा मोटा सा एक चीज था कि हमने ये परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर ली, लेकिन यहाँ पे देखो ये मेंढक का दिल है, ए दिल है मुश्किल, तो हमारे यहाँ पे गाना चलता है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। तो अगर हम मेंढक का दिल निकाल ले, उसके सीने को फाड़ के अगर दिल को बाहर निकाल ले, तो ये मेंढक का दिल कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कैसे धड़कता है, कैसे रक्त पंप करता है, क्या तेरा दिल भी यूं ही धड़कता है। तो चलो भाई, हमने मेंढक के सीने को फाड़ के इस दिल को बाहर निकाला, और जब हृदय को बाहर निकाला, हृदय को बाहर निकाला, तो हमने क्या देखा, मेंढक के हृदय में क्या था, हमने बोला ये था 3 कक्षीय हृदय। ये अपने पास कैसा हृदय था, ये मेरे पास था 3 कक्षीय हृदय। और ये 3 कक्षीय हृदय जो था, इस 3 कक्षीय हृदय की क्या कहानी थी कि इसमें 2 आलिंद थे। 3 कक्षीय हृदय की क्या कहानी थी मेरे बच्चे, इसमें 2 तो थे आलिंद और 1 था निलय, और 1 था निलय, 1 था निलय। आलिंद को बोलते हैं बेटा एट्रियम और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल। तो हमने बोला कि अगर हृदय को देखोगे तो ये बायां आलिंद दैट इज लेफ्ट एट्रियम, ये दायां आलिंद दैट इज राइट एट्रियम, और ये V फॉर वेंट्रिकल दैट इज निलय, V फॉर वेंट्रिकल दैट इज निलय। तो हृदय में कितने चैम्बर दिखाई दिए, 3। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर बेटा मेंढक के हृदय को देखोगे तो ये जो दायां वाला आलिंद था, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप बोलते हो शुद्ध रक्त। तो हमने बोला इसके अंदर अपने पास है, वो अपने पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आप इस राइट वाले आलिंद को देखेंगे तो इस राइट वाले आलिंद में जो रक्त बहता है वो बहता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शॉर्ट में लिख दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जिसको बोलते हैं वीऑक्सीजनित रक्त, वीऑक्सीजनित रक्त। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बड़े ध्यान से, बड़ी इत्मीनान से देखना, पूछेगा सर राइट वाले आलिंद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से। भैया राइट वाले आलिंद में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आया, वो ब्लड आया फेफड़ों से। कहां से आया, फेफड़ों से। कौन लेके आया भैया, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने वाली जो नली है उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा। तो हमने बोला ये जो मेरे पास दिखाई दे रही है, ये मेरे पास है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन दैट इज फुफ्फुसीय, ये मेरे पास है फुफ्फुसीय सिरा, जिसको बोल दिया पल्मोनरी वेन। ये क्या काम करती है, हमने बोला ये फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालती है, लेफ्ट वाले आलिंद में डालती है। और आपको बता दूं ये नीट 2025 का सवाल है, ये भी वो सवाल है जो नीट 2025 में यहां से पूछा गया सवाल था। ये नीट 2025 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, तो मैंने बोला ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर बाएं आलिंद में डालती है, बाएं आलिंद में डालती है, बाएं आलिंद में डालती है। बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, तो बाएं आलिंद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आई, पल्मोनरी वेन, हमें पता चल गया। अब सवाल था सर ये मेरे पास राइट वाला आलिंद है, इसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त कौन लेके आई। बेटा ये पीले वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये पीले वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली नलिका, इस पीले वाली नलिका को बोलते हैं अग्र महाशिरा। इसको क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। इसको ये जो नीले रंग वाली आपको दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, ये वाली, इस नीले रंग वाली को हम बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं पश्चिम महाशिरा, इसको बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। ये अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा क्या काम करती है, ये दोनों की दोनों शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में डालती है, ये लेफ्ट वाले आलिंद में डालती है। लेकिन ये देखो पीले वाली नलिका सीधी राइट वाले आलिंद में नहीं खुल रही, नीले वाली नलिका सीधी, ये देखो ये नीले वाली नलिका भी सीधी राइट वाले आलिंद में नहीं खुल रही, ये दोनों इस गुलाबी रंग की संरचना में खुल रही है। तो सवाल सबसे प्यारा यही था सर ये जो गुलाबी रंग की त्रिभुजाकार त्रिकोणीय संरचना है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। ये जो गुलाबी रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस, इसको क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस। तो जब भी पूछे कि ये साइनस वेनोसस जो है इसकी क्या कहानी है, तो मैं कह दूं कि साइनस वेनोसस है वो एक त्रिकोणीय संरचना है। कैसी संरचना है, त्रिकोणीय संरचना है, और ये राइट वाले आलिंद की पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। तो हमने बोला त्रिकोणीय संरचना, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या कहा, हमने बोला ये क्या, राइट आलिंद RA, शॉर्ट में दिया RA की पृष्ठ सतह पर स्थित होती है, RA की पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। बोला ये कहां पर खुलती है, हमने बोला ये महाशिराओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो थी उसको प्राप्त करती है और फिर उसे कहां डालती है, उसे राइट वाले आलिंद में डालती है। तो महाशिराओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां डालती है, वो डालती है किसमें, राइट वाले आलिंद में। तो हमने बोला ये महाशिराओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट आलिंद में डालती है, राइट आलिंद में डालती है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात क्लियर है। अब बहुत प्यारा सा पोर्शन, बड़े ध्यान से देखना। अब सवाल था गुरुजी लेफ्ट वाले आलिंद में कैसा ब्लड, बोल रहे कैसा ब्लड, ओ गुरुजी लाडले बोल रहे गुल्लू बेटा बोलना, बोलो गुरुजी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वाले में कैसा ब्लड, बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ध्यान से देखना, ये लेफ्ट वाला आलिंद जो था ये किस में खुल रहा है, नीले में खुल रहा है। यहां पे देखो ये राइट वाला आलिंद जो था ये भी किस में खुल रहा है, नीले में खुल रहा है। तो राइट साइड से कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वाली साइड से कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब बताओ यहां पर इस नीले में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स हो गए, तो ये मेरे पास मिश्रित रक्त हुआ कि नहीं हुआ। हमने बोला ये मेरे पास मिक्स्ड ब्लड दैट इज मिश्रित रक्त हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दूं। तो मैं ये कह दूं कि वेंट्रिकल में जो ब्लड भरा होता है, आलिंद में तो लेफ्ट वाले में ऑक्सीजनेटेड, राइट वाले में डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वेंट्रिकल में मिश्रित रक्त भरा होता है। और जब वेंट्रिकल में संकुचन होगा तो क्या होगा, जब वेंट्रिकल में मेरे बच्चे संकुचन होगा तो ये मिश्रित रक्त जो था, ये मिश्रित जब वेंट्रिकल में
संकुचन होगा तो ये जो मिश्रित रक्त था, ये मिश्रित इस पीले रंग की नलिका में जाएगा। ये मिश्रित रक्त कहां जाएगा? इस पीले रंग की नलिका में जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी कि गुरुजी ये जो पीले रंग की नलिका है जिसके अंदर मिश्रित रक्त जाने की हम बात कर रहे हैं, आप ये बताओ ना कि इस पीले रंग की नलिका को क्या बोलते हैं? इस पीले रंग की नलिका को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, इस पीले रंग की नलिका को अपन बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। इस पीले रंग की नलिका को हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस, कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं। ये कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं। तो मैंने बोला वेंट्रिकल जो था वो रक्त को किसमें पंप करता है? तो मैंने बोला वेंट्रिकल जो था वो रक्त को कोनस आर्टरियोसस में पंप करता है। और इस कोनस आर्टरियोसस में भी कैसा ब्लड आया? हमने बोला इसके पास भी आया मिश्रित रक्त, इसके पास भी कैसा आया? मिश्रित रक्त। अभी कोनस आर्टरियोसस आगे जाके दो शाखाओं में बढ़ गई। एक शाखा तो देखो ये सफेद रंग वाली दिखाई दे रही है आपको, सफेद रंग वाली। ये सफेद रंग वाली तो चली गई फेफड़े में, जिसको हमने बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये कहां चली गई? ये चली गई फेफड़े में मिक्स्ड ब्लड को लेके। और ये गुलाबी रंग की ये जो गुलाबो है ये कहां चली गई? ये इस मिक्स्ड ब्लड को लेके, एक तो मिक्स्ड ब्लड चला गया इधर, एक इधर, जो फेफड़े में लेके गई वो तो थी पल्मोनरी आर्टरी, और जो शरीर में ले गई वो मेरे पास है महाधमनी। तो ये वाली मेरे पास जो है ये मेरे पास है महाधमनी, ये मेरे पास है, वो मेरे पास है महाधमनी, ये मेरे पास है महाधमनी। अब काम की बात बड़े ध्यान से सुनना। वो पूछेगा कोनस आर्टरियोसस की क्या कहानी थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस कोनस आर्टरियोसस की क्या कहानी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। यस, बहुत बहुत बेटा ये दोनों नाम इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना। हिंदी में तो वो धमनी शंकु शंकु ही बना देगा तुम्हें। इंग्लिश में ही याद करना ये नाम इंग्लिश में याद करना। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है फुफ्फुसी धमनी। बेटा ये टर्म इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करना है, बस ये याद रखना है ना। थोड़ी सी आदत डालोगे तो इंग्लिश में आएगा, नहीं तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में मुंह में जागा जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना, बैरियर मत बनाओ। आपको बहुत सारी चीजें आती है, सीखोगे तो हो जाएगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। और बायोलॉजी का तो खेल ही 80% इंग्लिश का है यार, है ना। बड़े ध्यान से देखना। अब इस कोनस आर्टरियोसस के बारे में बात कर रहा है। पहला सवाल पूछेगा ये कोनस आर्टरियोसस कहां स्थित होती है? बेटा ये हृदय की अधर सतह पर स्थित। तो हमने बोला ये कहां पर? हमने बोला हार्ट की अधर सतह पर स्थित, अधर सतह पर स्थित। ध्यान रखना, साइनस वेनोसस कहां स्थित होती है? पृष्ठ सतह पर। और ये कहां पे? हार्ट की अधर सतह पर। ये राइट वाले आलित की पृष्ठ सतह पर, ये हार्ट की अधर सतह पर स्थित है। पहली बात। दूसरी बात, ये क्या काम कर रही है? ये नीले से मिश्रित रक्त को ले रही है और लेके और उसको शरीर के अंगों में भेजती है। तो हमने बोला ये क्या काम करती है? हमने बोला ये नीले से मिश्रित रक्त प्राप्त करती है तथा उसे अंगों में भेजती है, अंगों में भेजती है तथा उसे कहां भेजती है? उसे अंगों में भेजती है, ये काम है कोनस आर्टरियोसस का। यही काम किसका है? यही काम है कोनस आर्टरियोसस का। तो मेरे लाडले बच्चों, जल्दी से एक बार इतनी सी कहानी नोट कर लो। यस बेटा, साइनस वेनोसस की हिंदी तो लिखो तो लिख लो, सिरा कोटर, लेकिन याद इंग्लिश में ही करना है। हिंदी का कोई लफड़ा नहीं मेरे दोस्त, इंग्लिश में ही। इसको धमनी शंकु बोलते हैं, इसको बोलते धमनी शंकु। बेटा इंग्लिश ही याद रखना, हिंदी याद नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट बात, इतनी सी बात नोट कर लो। ये डायग्राम खुद बोल रहा है और यहीं से सवाल आया था नीट 2025 का। बिल्कुल सीधा सटीक सवाल, ये डायग्राम एक बार और बनाऊंगा मैं, जब मानव का परिचय तंत्र पढ़ाऊंगा तब बनाऊंगा, तब दोबारा से ये कहानी और बड़ी बताऊंगा थोड़ी सी। यस, तो अभी इतनी सी बात बता दो, क्या ये डायग्राम पूरा का पूरा दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गया? बताओ ऐसा है कि नहीं है? अगर दिमाग में छप गया, दिल में उतर गया, मस्त मस्त 2 नैनों में चमक गया, तो कह दो ना अपनी रसगुल्ली से। आगे तो तुम समझ गए होंगे, कह दो ना रसगुल्ली से। अब देखता हूं तुम क्या समझे, क्या कह रहे हो रसगुल्ली से। जल्दी कह दो रसगुल्ली से यार, बाकी समझ ही गए होंगे, बार बार कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप समझदार बच्चे। यस, समझ ही गए होंगे बाकी तो यार, बाकी तो समझ ही गए होंगे। यस, हाँ अब निकाल के फेंकना शुरू कर दिया दिल। इसका मतलब भाई समझदार बच्चे तो इशारों से ही समझ जाते हो, बातें इशारे में है ना। तभी किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि फिजाओं का असर तो हवाओं पे होता है, मोहब्बत का असर तो अदाओं पे होता है। अरे यूं ही कोई किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ तो कसूर निगाहों का भी होता है, क्या बात। कोई तो रोक लो, अरे लाडले रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। सर अभी तो कह रहे थे कोई तो रोक लो। अरे हम नहीं रोके तुझे भाई, तू पढ़ाई कर, भरपूर पढ़ाई कर। उल्टे सीधे काम करेगा तो जूते पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे, पढ़ाई कर ताबड़तोड़। शाबाश रे मेरे बच्चे, शाबाश। स्लाइड नहीं चल रही दोबारा से, एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ यार, क्या हो गया राम जाने। भैया एक बार देख लो, कुछ कमेंट कर रहे हैं बच्चे, सर स्लाइड दोबारा चलनी बंद हो गई। एक बार देख लो अपनी एंड से क्या गड़बड़ हुई, क्या टेक्निकल गड़बड़ आ गई यार। उधर से एक बार उधर से देख लो, आ रही नहीं आ रही, क्या पता उनके पास कोई गड़बड़ हो, अपनी लेटेस्ट गई कि नहीं गई। नो, फिर गड़बड़ है, ये तो पुरानी वाली आ रही है, उसके आगे नहीं आई। मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। बेटा शायद कोई टेक्निकल एरर आ रही है, बार बार बंद हो जाइए, एक बार दोबारा कर लेते हैं हम लोग। ये सारी एरर हमारी क्लास में आ रही होती है ना, सारी गंद फैलनी यहीं पे होती है यार। हाँ इतना बढ़िया जमा समा बन रहा है, फिर जाके बीच में गंद कहाँ से फैली। एक बार दोबारा से कर लेते हैं मेरे दोस्त चालू, क्या पता क्यों हो ऐसा। देख लो दोस्त, एक बार और हमने कर दी है। चलिए एक बार दोबारा से एक बार हमने कोशिश कर ली है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं इतनी सी कहानी जो थी वो एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं थोड़ा सा खुल के आगे बढ़ता हूं, एक अगला बड़ा ही बेहतरीन बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद कॉन्सेप्ट आपको देता हूं। वो कॉन्सेप्ट है अपना पोर्टल सिस्टम के बारे में। नाम आपने शायद सुना होगा, इसी को बोलते हैं निवाहिका तंत्र, इसी को बोलते हैं निवाहिका तंत्र।
अब बच्चे निवाहिका तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म है, ये पूरी कहानी तो हम डील करेंगे जब हम मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब। अभी तो हम केवल मेंढक में बात कर रहे हैं कि मेंढक में कौन कौन से निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। तो बेटा मेंढक में दो प्रकार के निवाहिका तंत्र देखे गए। बोला सर कौन कौन सा? पहला मेरे पास है उसे बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। पहला मेरे पास है यकृत निवाहिका तंत्र, जिसको अपन बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा मेरे पास है वो पाया जाता है वृक्क निवाहिका तंत्र। दूसरा अपने पास है वृक्क निवाहिका तंत्र, इसको अपन बोलते हैं वो बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। उसको अपन बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। ये लो दो प्रकार की निवाहिका तंत्र के बारे में बात किया। अब बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, हम यही बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या खास बात है। बड़े ध्यान से देखो यकृत निवाहिका तंत्र में क्या काम होता है। बेटा यकृत निवाहिका तंत्र में हमारी आंत्र जो है, हमारी आंत्र जो है, इन आंत्र जिसको अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन, हमारी आंत्र जो है जिसको अपन बोलते हैं इंटेस्टाइन, इस आंत्र से रक्त जो था वो रक्त पहुंचता है लीवर में। रक्त कहां पहुंचता है? रक्त पहुंचता है लीवर में, जिसको अपन बोल रहे हैं यकृत। हमने बोला रक्त जो है वो कहां पहुंचता है? लीवर में पहुंचता है, यकृत में पहुंचता है। कहां से? आंत्र जो थी उससे रक्त कहां पहुंचता है? लीवर में। कैसा रक्त? वी ऑक्सीजनित रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसको लेके जाने वाली होती है सिरा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाली होती है सिरा, उसे बोलते हैं यकृत निवाहिका सिरा। तो मैंने बोला आंत्र से यकृत निवाहिका सिरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले जाती है? लीवर में। तो हमने बोला यकृत निवाहिका सिरा द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाया जाता है। तो जब भी बोले यकृत निवाहिका तंत्र में क्या होता है तो आप कहोगे यकृत निवाहिका तंत्र में आंत्र से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर में यकृत में ले जाया जाता है। कौन लेके जाती है? यकृत निवाहिका सिरा लेके जाती है, इसे बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र। दूसरा कौन सा है? दूसरा वृक्क निवाहिका तंत्र। वृक्क निवाहिका तंत्र में क्या काम किया? वृक्क निवाहिका तंत्र में लेग्स, और लेग्स भी कौन से? पिछली टांग, दैट इज हमने बोला हाइंड लिम्स, दैट इज पिछले पैर या पश्चपाद, इनको सीधी लैंग्वेज में बोलो पश्चपाद। पश्चपाद, पश्चपाद जो थे ये हाइंड लिम्स जो है ये है पश्चपाद। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट था कि गुरुजी पश्चपाद से रक्त कहां जाएगा? अरे नाम से ही पता चल रहा है कि पश्चपाद से रक्त जो था वो कहां जाएगा? वो जाएगा किडनी में। कहां जाएगा? किडनी में। पश्चपाद से रक्त कहां जाएगा? वो रक्त जाएगा किडनी में, जिसको अपन बोल रहे हैं वृक्क। तो पश्चपाद से रक्त जो था वो कहां जा रहा है? वृक्क में जा रहा है, किडनी में जा रहा है। भैया अभी भी स्लाइड नहीं आ रहे, बेटा अभी भी स्लाइड नहीं आ रहे, तो शायद एप्लीकेशन पे ही कोई टेक्निकल इशू चल रहा होगा कि वो बार-बार ऑन करने के बाद अपने आप ऑफ हो रहा है, तो वो टेक्निकल इशू चल रहा होगा, है ना, उसी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो आप डायरेक्टली स्क्रीन से लिखने का कष्ट करें, क्योंकि नहीं तो फिर अपन उसका वेट करेंगे तो लेक्चर पूरा खराब हो जाएगा, समय खराब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी समझ गए होंगे कि वो अपने हाथ में नहीं है, वो कोई टेक्निकल एरर है, वो अपने आप ही टेक्निकल टीम सही करेगी, उसको सही करने में 5-7 घंटे का टाइम लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, यस। तो हमने बोला ये हाइंड लिम्स से रक्त कहां गया? रक्त कहां गया? वो गया किडनी में। अब ये हाइंड लिम्स शरीर के पिछले भाग में होता है, ऊपर वाला भाग ये कौन सा हुआ? निचला भाग। तो ये कौन सा हुआ? निचला भाग। ये शरीर का कौन सा भाग हुआ? निचला भाग हुआ। मुंह वाला भाग ऊपरी भाग, ये पीछे की टांगों वाला भाग कौन सा हुआ? निचला भाग। तो शरीर के निचले भाग से रक्त कहां गया? किडनी में गया। कहां गया मेरे दोस्त? किडनी में गया। कौन लेके गई? वो ले गई वृक्क निवाहिका सिरा। तो हमने बोला वृक्क निवाहिका सिरा द्वारा, वृक्क निवाहिका सिरा द्वारा कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाया जाता है, ले जाया जाता है। वृक्क निवाहिका सिरा द्वारा कैसा ब्लड ले जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा। कहां से? पश्चपाद, दैट इज शरीर के निचले भाग से वृक्क में ले जाएगा, उसको बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। वृक्क निवाहिका तंत्र दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। अब भाई एक दिल दहला देने वाली बात मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक दिल दहला देने वाली बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। और वो दिल दहला देने वाली बात थी, मैंने बोला था कि नीट में सीधे सीधे सवाल आए थे फ्रॉग से। एग्जैक्टली में ये सवाल भी नीट 2025 में पूछा गया था। ये सवाल भी नीट 2025 का सवाल है। यस, उसने बोला था यही सवाल था बिल्कुल, कि शरीर के निचले हिस्से से किडनी में रक्त लेके जाने वाला वृक्क निवाहिका तंत्र, और निचला हिस्से में कौन से भाग से? पश्चपाद वाले भाग से रक्त जो था वो सीधा का सीधा ले जाया जाता है। यस, तो ये मेरे पास वृक्क निवाहिका तंत्र। इतनी सी बात जो है वो मेरे दोस्तों नोट कर लो रे लाडलो, नोट कर लो रे लाडलो। यस, नोट कर लो रे लाडलो, जल्दी से इतनी सी बात को नोट कर लो। यस, हाँ जी, फिर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर रसगुल्लों की अदालत में चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। अभी उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दे, उसके बाद चलेंगे रसगुल्लों की अदालत में। अभी इतनी सी बात नोट कर ले। ओ दीवाने, ओ लाडले, ओ गुल्लू, नोट कर ले मेरे बच्चे। यस, नोट हो गया? नोट हो गया? यस, नोट हो गया? यस, नोट हो गया? यस। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर पोर्टल सिस्टम। बेटा पोर्टल सिस्टम के क्या होता है, उसका डायग्राम क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये जब मानव परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तब पढ़ेंगे। तब तक के लिए तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, क्योंकि इतनी ही बात फ्रॉग में करी गई है, और फ्रॉग की औकात इतनी ही बात करने की है। हम मनुष्य वाली सारी बात ही फ्रॉग में कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए देखिएगा। यस, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकता हूं, संभालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकता हूं, संभालने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने बोला जल में फ्रॉग त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा
क्वेश्चन करता है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स। आपका पोलिंग का समय शुरू होता है, वो समय शुरू हुआ अब। देखते भाई किस में कितना है दम। बताओ भाई साहब जल्दी से बताओ, जल में फ्रॉग त्वचा या फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है? ये बात जल्दी से मुझे बता दो, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। यस, बहुत प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल सलीके से जवाब दीजिएगा तभी पता चलेगा। यस, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला था कि फ्रॉग जल में केवल और केवल त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। फ्रॉग जल में जो श्वसन करता है वो केवल किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, केवल त्वचा के द्वारा। फेफड़े के द्वारा श्वसन तो स्थल पर करता है। ये बाकायदा एनसीईआरटी माता की लाइन भी है, कोई लोड देने की जरूरत नहीं। सीधी बात थी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, एकदम गलत बात, गलत बात। बहुत हो गई सच्ची बात, ये तो है झूठी बात, झूठी बात। तो कितने लोगों ने झूठी बात बोला? ओ भाई साहब 75% जनता का एकदम सही जवाब। गुरुजी ये तो एकदम झूठी बात है। शाबाश, मजा आ गया, बेहतरीन। चलिए मैं एक और स्टेटमेंट आपकी तरफ फेंकता हूं, चेक कर लेता हूं भाई साहब किसमें कितना दम है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। यस, मेंढक के नीले में विओक्सीजनित रक्त भरा रहता है जिसे शरीर में पंप किया जाता है। भाई साहब मेरे को बताओ ये बात आपको सही लगी कि गलत लगी? जल्दी से लिख भेजो बिना किसी मोह माया के। यस, अब बताओ भाई साहब, देख लेंगे भाई साहब किसका ध्यान पढ़ाई में कितना था, ये हम अभी चेक कर लेंगे 2 मिनट में ही। यस, किसका ध्यान कितना था ये अभी चेक कर लेंगे 2 मिनट में। ये अभी 2 मिनट में चेक हो जाएगा। यस, जल्दी से। चलो भाई, ये क्या कह रहा है? मेंढक में वी ऑक्सीजनित रक्त भरा होता है, किसमें? नीले में। अरे लाडले, मेंढक के नीले में तो मिक्स्ड ब्लड है, मिश्रित रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। तो बात क्या हो गई? गलत 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 बात हो गई, गलत गलत गलत। किसने गलत बोला रे? ओ भाई साहब लगभग 77% जनता ने बोला सर एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, ऐसा 77% जनता ने बोला। चलो भाई, यहां पर हमने परिसंचरण तंत्र तक की बात कर ली, पोर्टल सिस्टम तक की बात कर ली। अब हम आगे ले चलते हैं, हम बात करते हैं कि भाई साहब मेंढक में उत्सर्जन कैसे होता है, उसके उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मैं आपको बता दूं बेटा कि उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन में मूत्र के निष्कासन की क्रिया होती है कि मूत्र कैसे बनता है, उसको शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। ये पूरी की पूरी शरीर के वेस्ट मैटर को मूत्र के द्वारा बाहर त्यागने वाला प्रोसेस है, ये उत्सर्जन है। ये क्या है? उत्सर्जन है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे तो मल त्याग को ही उत्सर्जन मान रहे हैं। तो ये उत्सर्जन वाला जो कार्यक्रम है ये मूत्र से रिलेटेड है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। हम चलते हैं, बच्चों पूछ रहा है कि सर मेंढक के उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताइए। भैया जब भी मेंढक के उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखे तो हमने क्या देखा कि मेंढक के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हमें 4 चीजें दिखाई दी। कितनी चीजें? 4 चीजें। अब वो 4 चीजें कौन कौन सी है जो मेंढक के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? बड़े ही ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से देखिए। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं कि वो 4 चीजें जो है वो कौन कौन सी है। यस, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड सबसे पहली चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं किडनी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे वृक्क। उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड दूसरी जो चीज है उसको हम बोल रहे हैं यूरेटर, जिसको अपन बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तीसरी चीज जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम किसी बारे में? क्लोका, जिसको बोलते हैं अवस्कर। और अंतिम मेरे पास बचा है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसी को बेटा हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय, इसी को हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं, बड़े ध्यान से देखना। पहले अपने पास बात करेंगे किडनी के बारे में, उसके बाद यूरेटर के बारे में, उसके बाद क्लोका के बारे में और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। होता है खत्म। तो जब आप अगले लेक्चर में आओ तो यहां तक की सारी बातें लर्न करके आना, ताकि अपन और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। अच्छे से नोट्स पढ़िएगा। फिर हम मिलेंगे मेरे दोस्तों अगले लेक्चर में। ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहिएगा और जबरदस्त कॉन्सेप्ट को सीखते रहिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी थैंक यू, लव यू, इतना सारा प्यार देने के लिए और बवंडर पढ़ाई करने के लिए। जय हिंद, थैंक यू।